पैसिव यूथनेशिया, भयानक व्यथा। पेनलेस डेथ, देश में छिड़ी बड़ी बहस। हरीश की इच्छा, मौत का नया किस्सा। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है? तेरह साल का मर्ज, माता पिता का दर्द। हरीश धीरे धीरे मर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जो सीधे दिल को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी है हरीश राणा की, जो पिछले 13 साल से कोमा में है पर जिंदा है। 13 साल की नाजुक जिंदगी, उम्मीद और आशाओं के बीच अब ये परिवार अपने बेटे की सम्मानजनक विदाई देने का अहम फैसला ले रहा है। सोचिए, डॉक्टरों की निगरानी, अदालत के निर्देश और परिवार की संवेदनशीलता, इन सभी के बीच हरीश राणा की जिंदगी के आखिरी पलों की वो प्रक्रिया की जा रही है ताकि उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो और उसकी गरिमा भी बनी रहे। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह प्यार, करुणा, मानवता और कानूनी परीक्षा के साथ साथ आर्थिक तंग की जीती जागती तस्वीर है। हरीश राणा की कहानी हम ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वही होता है जिसमें हम अपने दिल को तोड़कर भी सही काम करते हैं। कैसे एक परिवार जिसकी आंखों में अनगिनत आंसू हैं, अपने बेटे को जीवन के अंतिम सफर पर भेजने की तैयारी कर रहा है, और कैसे अदालत, डॉक्टर और मानव संवेदना मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उसका सफर सम्मान और शांति के साथ पूरा हो। यह कहानी सिर्फ हरीश की नहीं है, हर उस परिवार की है। हर उस परिवार की कहानी है जो अपने लिए प्यार और कठिन फैसलों के बीच जूझता है। भारत में लगभग 5,000 से 6,000 मरीज ऐसे हैं जैसा कि हरीश है। हालांकि बस एक अनुमान है। मैंने जो डेटा निकाला, जो रिसर्च किया, मेरी टीम ने जो रिसर्च किया, यह अनुमान है। जो लंबे समय तक कोमा या फिर वेजिटेटिव स्टेटस, यानी कि जिंदा तो हैं पर मानो मरे के समान है, जिसमें हर साल 5 से 10 लोग कोमा में जाते हैं और वापस नहीं आ पाते पर जिंदा होते हैं। हरीश के जैसे न जाने कितने केस हैं, कितने केस की अर्जियां हैं जो देश की अदालतों में पड़ी हुई हैं और उनके मां बाप तारीख पर तारीख झेल रहे हैं। पर हरीश के मामले में अदालत ने पिता के आंसू और मां के दर्द को समझा और यह फैसला दिया। आज जो विषय हम उठाने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। 13 साल से कोमा में है हरीश। अब उसका जो दर्द है, उसकी जो दर्द भरी रातें हैं, वो खत्म होने वाली हैं। एम्स में वो आखिरी सांस का इंतजार कर रहा है। कोमा में कैद एक कहानी है पूरी की पूरी, और इस कहानी में दर्द है, बेबसी है, परिवार की जुबानी है और आर्थिक तंगी है। सब कुछ था जो लुट गया केवल अपने बेटे की झपकती हुई पलकें देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर खबर क्या है, यह घटना क्या है,
ये पूरा मामला क्या है हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि हरीश राणा का पिछला 13 साल से वो कोमा में बना हुआ है। परिवार ने इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। शनिवार को हरीश को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया। एम्स में डॉक्टर की टीम उसकी निगरानी कर रही है। खाना, ऑक्सीजन सपोर्ट, अब पानी देना भी बंद कर दिया गया है। पहले ट्यूब के सहारे खाना दिया जा रहा था, फिर बंद कर दिया गया। डॉक्टर ने धीरे धीरे जो भी लाइफ सपोर्ट मशीन लगी हैं वो हटाना शुरू कर दिया है, जो सिस्टम्स लगे हैं वो हटाना शुरू कर दिया है। एम्स के डॉक्टरों ने कहा है कि करीब 3 से 4 हफ्ते लगेंगे अंतिम सांस के लिए। अब ये पैसिव यूथेनेशिया होता क्या है? असल में इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेशिया है। क्यों है ये केस अहम? क्यों ये मांगी जाती है और क्यों इसकी परमिशन नहीं मिलती है, आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मरीज जो लंबे समय से या तो कोमा में हैं या फिर ला इलाज है, उनका इलाज नहीं हो सकता है क्योंकि उनकी बीमारी ही ऐसी है, मरीज के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तब मरीज को जबरन मशीनों के सहारे जिंदा रखा जाता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो ठीक हो जाए। डॉक्टर मरीज को मारने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं देते, बल्कि मरीज को जिंदा रखने वाली लाइफ सपोर्ट मशीन्स, सिस्टम्स हटा दिए जाते हैं। इसके बाद मरीज की प्राकृतिक तरीके से मृत्यु हो जाती है। भारत में से सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार माना जाता है, जिसकी अनुमति किसी और से नहीं मिलती है। इस सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार की अनुमति सुप्रीम कोर्ट देता है और सुप्रीम कोर्ट से यह अनुमति हरीश को मिल चुकी है। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। असल में हरीश राणा का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे इसमें अपनी बातें कही हैं जो एक लकीर बन चुकी हैं। हरीश राणा केस की लकीर बन चुकी है। मरीज को जो मेडिकल सहायता दी जा रही है वो रोकी जाए या हटाई जा सकती है। इस मामले में 30 दिन की पुनर्विचार अवधि को माफ कर दिया गया है। मरीज को एम्स के पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती किया जाएगा। ये उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। पैलिएटिव में लाइलाज मरीजों को आराम देने वाला इलाज दिया जाता है। मरीज को घर से अस्पताल शिफ्ट करने की व्यवस्था एम्स करेगा, यह भी कहा गया। लाइफ सपोर्ट हटाने की जो प्रक्रिया है विशेष मेडिकल एक प्लानिंग के तहत होगी और पूरी प्रक्रिया में मरीज की गरिमा और उसके आराम का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है जो मेरे नीचे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। यह बहुत अहम केस है। क्यों पहुंचे, इसकी वजह क्या की? 13 साल पीछे चलते, मैं आपको 13 साल पीछे लिए चलता हूं। आखिर हरीश को इस हाल में कैसे पहुंचा है? ऐसा क्या हुआ था? इसकी वजह क्या थी कि मां बाप आज तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना पड़ा। हरीश राणा का जन्म दिल्ली में हुआ था। हरीश राणा पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। चंडीगढ़ से उसने बाकायदा बीटेक किया। बीटेक कर रहे थे। 2013 में हॉस्टल की 4थी मंजिल से वो नीचे गिर गए। हादसे से शरीर में लकवा मार गया और वो कोमा में चले गए। तब से ना वो बोल पा रहे हैं, ना वो हंस पा रहे हैं, ना उन्हें कुछ महसूस होता है। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया नाम की बीमारी है। वे फीडिंग ट्यूब और वेंटिलेटर के सहारे जिंदा है। इस देश में बहुत से ऐसे केस हैं, कई नामी गिरामी केस। मुझे याद है कि 2004 में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस वक्त एक बड़े नेता भी थे। काफी लंबे सालों तक वो वेंटिलेटर पर रहे। अब उन केसों की बात कर लेते हैं, हरीश की तरह ही, कि उनको मंजूरी नहीं मिल पाई है।
हरीश का केस भारत में तीसरा ऐसा केस था जिसकी अनुमति नहीं मिल पाई है। देश में कब कब इच्छा मृत्यु की मांग उठी है। पहला केस कौन सा था वो मैं आपको बता देता हूं, के वेंकटेश केस 2004 में। दूसरा केस अरुणा शानबाग का केस 2009 और 11 में आया। तीसरा केस हरीश राणा का था, 2026 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु यानी कि सम्मानजनक मृत्यु की अनुमति दे दी। अब मेडिकल कायदा क्या कहता है यह जान लीजिए। इच्छा मृत्यु के लिए मेडिकल कायदा कहता है कौन कौन से नियम हैं, यह मैं आपको बता देता हूं। कब कब इच्छा मृत्यु संभव है यह भी आपको बता देता हूं। नियम पहला, मरीज कोमा यानी कि वेजिटेटिव कंडीशन में हो। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि मरीज लाइलाज बीमारी का शिकार हो। और तीसरा नियम क्या है? मरीज के ठीक होने की कोई संभावना ना हो। और चौथा नियम है जिंदा रहने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम जरूरी हो। ये 4 नियम। इन चारों नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से अध्ययन किया और इसके बाद अनुमति दे दी। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स, मेरे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र सिंह शंटी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं। मनीष जैन हरीश राणा के वकील हैं, जो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मनीष जैन के पास चलूंगा, क्योंकि लंबी लड़ाई मनीष जैन ने लड़ी है और हरीश को कह सकते हैं कि न्याय दिलाने का काम किया है। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये संघर्ष कितना लंबा था हरीश के माँ बाप का, और इस संघर्ष में उन्होंने क्या क्या तकलीफें देखी, और इसके साथ ये भी कि देश में कितने ऐसे लोग हैं जो इस संघर्ष के तहत अब भी तारीख पर तारीख झेल रहे हैं। नमस्कार जी। एंड सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये इतना संवेदनशील केस है जिसमें आज पूरा देश इन्वॉल्व है, सबको संवेदना है और बहुत लोग चमत्कार की भी आशा कर रहे हैं कि काश हरीश वापस से अपने घर लौट आए। तो ये कहानी शुरू होती है 20 अगस्त 2013 से, जब हरीश पंजाब यूनिवर्सिटी की अपने हॉस्टल से 4th फ्लोर से गिर गया था और गिरते के साथ ही उसको क्वाड्रिप्लेजिया डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका मतलब ये होता है कि एक साथ दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालाइज हो जाते हैं, पूरी तरह से मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। उसके धीरे धीरे माता पिता ने जैसे जैसे हॉस्पिटलों के धक्के खाए, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, जितनी भी एडवांस मेडिसिन है, सबको दिखाया, लगातार काम करते रहे, आशा करते रहे कि हमारा बच्चा वापस आए और ठीक हो जाए, वो अपना नॉर्मल जीवन जिए, लेकिन नहीं हो पाया। फिर 2024 में जनवरी में वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए एक इंस्टीट्यूशन है आध्यात्मिक, तो उनकी एक दीदी है लवली दीदी, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि भाई आप इनका केस देखिए, आप तो कोर्ट में हैं। तो पहली बार हमने 2-3 महीने शुरू के जनवरी फरवरी मार्च हमने लगाया इस टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डील करने के लिए, जुरिस्डिक्शन को लेके, मेंटेनेबिलिटी को लेके। फिर हमने हाई कोर्ट में केस फाइल किया और नॉर्मल सी हमने प्रेयर करी थी कि साहब एक प्राइमरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए जिसमें इसकी जो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो रिमूव कर दिया जाए। थोड़ी सी बहस के बाद ही ये केस रिजर्व हो गया और 2-3 महीने बाद इसका जजमेंट आया, जिसमें जज साहब ने बोला कि भाई ये तो लाइफ सपोर्ट पे है ही नहीं, इसको लाइफ सपोर्ट जैसी कोई सिचुएशन ही नहीं है, तो मैं इसको नहीं देता, और वो खारिज कर दी। फिर हम SLP में गए। SLP में भी जब हम गए तो बहुत सारी लंबी चौड़ी बहस हुई इस पर, पर फाइनली ये DY चंद्रचूड़ साहब जब चीफ जस्टिस थे, उनका लास्ट डे था वर्किंग का और लास्ट ही केस था, तो जाते जाते उन्होंने हम लोगों को सुना अच्छे से और उसमें सिर्फ इतना किया कि ये हार्ड केस है तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे कोर्ट, क्योंकि कोई लॉ नहीं है इस पर, बट हाँ मेडिकल असिस्टेंस दे देते हैं। तो मेडिकल असिस्टेंस उन्होंने बोला कि भारत सरकार देगी इसको, और साथ ही हमने एक लिबर्टी सीख करी कि अगर कोई दिक्कत होती तो क्या हम आ सकते हैं, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। तो ये 2 स्टेप हमने कर लिए थे और मेडिकल ट्रीटमेंट चलता रहा गाजियाबाद हॉस्पिटल की तरह से। और जैसे सरकारी चीज़ें चलती हैं, थोड़े दिन एक्टिवली करती हैं, फिर डिले होने लगती है। तो फिर हम इसी की दोबारा से फिर तीसरी बार हम फिर सुप्रीम कोर्ट गए। उसमें हमने फिर वही डिमांड करी कि इस पे एक प्राइमरी बोर्ड बिठा दिया जाए, क्योंकि सिचुएशन वर्स्ट टू वर्स्ट होती जा रही है। और मई में भी वो एडमिट करवाया गया और ये जो लाइफ सपोर्ट की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया जाए और
सारे देश के जो सीएमओस हैं उनको भी रिक्वेस्ट कर दी जाए, डायरेक्शन दे दी जाए कि आप भी अपने यहाँ कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जिससे पैलेटिव केयर के जो लोग हैं या जो कोमा में हैं, जो वेजिटेटिव स्टेट में हैं, तो उन सबको कुछ न कुछ सुविधा मिले। और 11